बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 1 की तरह हमारे यहाँ भी इस टेस्ट में भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं, जिनमें से 15 एमसीक्यूज हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास एनर्जी के हैं, 5 एमसीक्यूज हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास सिनोनिम्स के हैं और 10 एमसीक्यूज हमारे पास किसके हैं, एंटोनिम्स के हैं। हमने एक जो हमारा एक पैटर्न है वो सेट कर लिया है और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम 20 टेस्ट में अपना पूरे का पूरा वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं बेटे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वर्बल रीजनिंग का लेक्चर 1 है वो लाजमी देख लीजिएगा और साथ में व्हाट्सएप चैनल है वो लाजमी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारा जो टेस्ट है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर क्या होता है, शेयर होता है और शाम 6:15 पर इसकी डिस्कशन अपलोड की जाती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वो लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। एमसीक्यू 1 है जी हमारे पास, इफ द रिजल्ट्स। अब जैसे ही हम इफ का वर्ड पढ़ते हैं, जैसे ही हम इफ का वर्ड पढ़ते हैं तो जो वर्ड हमारे जहन में आता है वो डेफिनेटली क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास हमें दो तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। दो तरह का क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है कि अक्सर हमें क्या किया जाता है कि दो क्लॉजेज में से एक क्लॉज हमें दे दी जाती है और एक क्लॉज हमें मतलब कि चूज करने का कहा जाता है। वो फर्स्ट क्लॉज भी हो सकती है, वो बाद वाली क्लॉज भी हो सकती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, इसमें हमें दोनों क्लॉजेज को चूज करने का कहा गया है, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर देखें तो पहली तरह का कंडीशनल सेंटेंस का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी होता है। उसकी रीजन ये है कि आपने चार जो है स्ट्रक्चर याद किए हुए होते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट के बाद हमारे पास अगेन क्या है, प्रेजेंट। ये हमारे पास पहला जिसको हम जीरो कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड वाले में हमारे पास क्या है सेकंड वाले में हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज हमारे पास किस में जाती है, फ्यूचर में। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड। थर्ड में मतलब यानी कि आपके पास सेकंड कंडीशन और थर्ड स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, जिसमें आप फर्स्ट क्लॉज को किस में करेंगे, पास्ट में, और सेकंड वाले को आप बेटे किस में करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। और उसके बाद आखिरी जो स्ट्रक्चर आपके पास आता है उसमें आप पहले वाले को करेंगे पास्ट परफेक्ट में और सेकंड क्लॉज को आप किस में करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने लास्ट वाले टेस्ट में भी बताया, क्वेश्चन भी था हमारे लास्ट वाले टेस्ट में कि ये वुड वाले वर्ड से आपने बिल्कुल भी डी ट्रैक नहीं होना। ये वुड का वर्ड रिप्लेस हो सकता है शुड के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ, माइट के साथ और टू के साथ, लेकिन ये नहीं किया जा सकता मे के साथ और कैन के साथ। तो ये चार स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, एक क्लॉज हमें दे दी जाती है, दूसरी क्लॉज हमने चूज करनी होती है, तो ये कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन ये वाला जो सिंटैक्स क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन की एक अपनी आसानी है, इसका एक मतलब कि एक डिफिकल्टी लेवल एक अपनी तरह का इसका ये है कि आप सेंटेंस पढ़े बगैर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने इफ पढ़ लिया, इससे मुझे पता चल गया कि ये पास्ट है। अब पास्ट है ना, मतलब इससे मुझे पता चल गया कि ये कंडीशनल है। अब कंडीशनल है मुझे पता चल गया तो मैं चारों स्ट्रक्चर्स को देख लेता हूं। जैसे देखे, सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, अल्फा में सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हैड मेड, और उसमें डेल्टा में क्या लिखा हुआ है, हैव मेड। कोई कंडीशनल सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसके सेकंड क्लॉज में हैड मेड या हैव मेड लिखा जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, गलत। क्योंकि सेकंड क्लॉज के लिए या तो प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। यहां पर फर्स्ट क्लॉज पास्ट में दी गई है तो सेकंड में हम कह सकते हैं या तो वुड आएगा प्लस फॉर्म या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। उसके बाद देखिएगा हमारे पास चार्ली ऑप्शन है हैव अनाउंस्ड। अब हैव अनाउंस्ड क्या है, प्रेजेंट, लेकिन सेकंड क्लॉज किसमें दी गई, कुड मेक में। अब प्रेजेंट के बाद आप कुड मेक तो नहीं लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, हैड बीन अनाउंस्ड, जो कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। उसके बाद माइट हैव मेड, जो भी मैं आपको बता रहा था कि इस वुड के वर्ड के साथ आपने धोखा नहीं खाना है।
ये वुड का वर्ड रिप्लेस किया जा सकता है शुड के साथ, माइट के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ और टू के साथ। तो आप यहाँ पर वुड की जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइट हैव मेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। आपका सेंटेंस चलेगा इफ द रिजल्ट्स हैड बीन अनाउंस्ड अर्लियर द कमेटी माइट हैव मेड अ डिफरेंट डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी डैश टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। अब दो बातें यहाँ पे, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आ गया जी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमें एलिमेंट दिया जा रहा है, जो हमें मतलब हिंट दिया जा रहा है, वो किस टाइम का दिया जा रहा है, फ्यूचर का। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है, इसके साथ अगेन हमारे पास क्या आ गया, इफ आ गया। और इफ आ गया तो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब फ्यूचर भी है, कंडीशनल भी है। तो फ्यूचर के लिए देखिए, जब आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो या तो आपकी दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट में रहनी होती हैं, या आपकी एक क्लॉज फ्यूचर में रहती है और एक प्रेजेंट में रहती है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास क्या चलेगा, देखें सबसे पहली बार फ्यूचर आ रहा है तो हैड प्लान्ड तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हैड प्लान्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद देखें, अगर आप विल प्लान लिखेंगे तो विल प्लान के साथ हैज बीन आपके पास किसी सूरत भी करेक्ट नहीं हो सकेगा। इसका मतलब आपके पास क्या है, तो सेंटेंस इस तरह तो नहीं चल सकता था, कंपनी विल प्लान, कंपनी प्लान करेगी, कंपनी प्लान करेगी, तो ये बात ही गलत हो जाएगी हमारे पास विल प्लान के साथ। अब हमारे पास आता है प्लान्स इज या इज प्लानिंग। तो इसमें से देखें, हम अगर बोलेंगे द कंपनी इज प्लानिंग, तो आपने याद रखना है आपके पास इफ के साथ जो स्ट्रक्चर है, वो पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपके पास जीरो कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन बात आप फ्यूचर की कर रहे होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी हमारी दोनों जो क्लॉजेज हैं वो किस में रहेंगी बेटे, प्रेजेंट में रहेंगी। और यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। हमारा सेंटेंस कुछ यूं चलेगा, द कंपनी प्लान्स, ठीक है, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर इफ फंडिंग इज अप्रूव्ड। अगर फंडिंग अप्रूव्ड कर दी जाती है, अप्रूव कर दी जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे जी, व्हेन आई रीच द ऑडिटोरियम द लेक्चर डैश 4। ये जो 4 है ना, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है हमारे पास, याद रखिएगा। 4 और सिंस, ये दो वर्ड्स याद रखिएगा। जब भी इनके बाद टाइम आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखना होता है। सबसे पहले आपने याद रखना है 4 के साथ हमने क्या लिखना होता है, ड्यूरेशन, और सिंस के साथ हमने क्या लिखना होता है, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में 4 और सिंस आ जाए तो आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखना होता है। और चूंकि बात यहाँ पे पास्ट से स्टार्ट हुई है तो यहां पर हमें पास्ट चाहिए, और क्योंकि पास्ट के बाद पास्ट आता है और पास्ट के साथ साथ हमें जो टेंस चाहिए वो क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वाज प्रोसीडिंग नहीं हो सकता, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। हैज प्रोसीडेड नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वेंट नहीं हो सकता, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या रहेगा, बीटा। तीन चीजें यहां पर चलेंगी। नंबर 1 हैड बीन गोइंग ऑन इसलिए आएगा क्योंकि हमें पास्ट के बाद क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। नंबर 2 यहां पर हमें 4 की वजह से परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैड बीन गोइंग। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो यहां पर हमारे पास प्रेपोजिशन भी क्या रहेगा, गो ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द यंग लॉयर आर्ग्यूड द केस सो स्किलफुली that even the judge seemed impressed dash his reasoning। अब impressed के लिए आपने याद रखना है, जब भी आप impressed किसी से मुतासिर होना, किसी के किसी काम से मुतासिर होना, किसी की बात से मुतासिर होना, किसी के एटीट्यूड से मुतासिर होना, जब भी आपने इम्प्रेस का वर्ब लिखना है तो आपने याद रखना है आपने इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है, विद। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास इम्प्रेस के लिए क्या चलेगा, इम्प्रेस्ड विद। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है व्हाट इज टाइम। अच्छा, इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बड़ा ट्रिकी सा
प्रेपोजिशन है और अक्सर पेपर में दिया जाता है कंपेटिटिव एग्जाम के। और इससे में एक छोटी सी इस्लाह भी कर लीजिएगा, करेक्शन भी कर लीजिएगा, ये व्हाट इज टाइम नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, व्हाट इज द टाइम, क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइम की बात करें ना। अच्छा, उसके बाद आ जाए व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। जब आप बोलेंगे ना यार तेरी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है, तो आपने याद रखना है आपने कभी भी ऑन, एट, टू इनका प्रेपोजिशन यूज नहीं करना। आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इसका मतलब क्या होता है कि तेरी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हुआ है। हम ऑन या एट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है बेटे, बाय का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है ही गॉट यूज्ड टू। अब देखें जहां पर भी यूज्ड टू आ जाए ना, जहां पर भी यूज्ड टू आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ी सी मौत पड़ गई है, 1 मिनट दे दें, इसकी मैं मौत ठीक कर लूं पहले। क्या हो गया इसे, अच्छा बेटे, जहां पर भी यूज्ड टू आ जाए तो यूज्ड टू के साथ आपने 4 स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। सबसे पहले यूज टू के साथ आपने ये देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा यूज टू के लिए ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर इसके किसके साथ हैं, 3 स्ट्रक्चर है बेटे इसके सब्जेक्ट के साथ, और एक स्ट्रक्चर है इसका ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है इसका। पहला स्ट्रक्चर यह है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, यूज्ड टू आएगा। जब सब्जेक्ट के साथ यूज टू आएगा तो आपने याद रखना है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे हम बोलते हैं ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, हम अखबार पढ़ा करते थे, वो यूज टू रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद अगर यूज टू से पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज टू से पहले बी फॉर्म आ जाए, और मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी बताया और गाहे बगाहे बताता रहता हूं कि इंग्लिश में जहां पर भी हम बी फॉर्म की बात करें ना, तो आपने फौरन समझ आना है कि बी फॉर्म का मतलब हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स हैं, इज है, एम है, आर है। इनकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, वाज है, वर है। फिर इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म हमारे पास क्या है, बीइंग है। और परफेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, बीन है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये बी फॉर्म्स हैं। तो जहां पर भी मैं बोलूं ना कि बी फॉर्म आ जाए, तो वहां पर आपने याद रखना है इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, वो बीन हो सकता है, या बीइंग हो सकता है। तो जब आपके पास सेंटेंस में यूज टू से पहले बी फॉर्म आ जाए तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना है। ही यूज टू गो देयर आएगा, लेकिन ही वाज यूज टू गोइंग देयर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में यूज टू से पहले गेट या गोट आ जाए, प्रेजेंट के लिए डेफिनेटली गेट आएगा, पास्ट के लिए गोट आएगा। 99% गॉट ही लिखा हुआ होता है, जैसे हमारे सेंटेंस में गॉट लिखा हुआ है यूज टू से पहले हमारे क्वेश्चन में। तो अगर यूज्ड टू आ जाए तो अगेन आपने याद रखना है, आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपने बेटे क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि अब ये 3 सेंटेंसेस हमारे पास बन गए, ही यूज्ड टू गो देयर, ही वाज यूज्ड टू गोइंग देयर, और ही गॉट यूज्ड टू गोइंग देयर, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो लाजमी तौर पर बी फॉर्म आनी ही आनी है। बी फॉर्म के बगैर आप ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस नहीं बना सकते। उसकी रीजन ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर वो क्या है, पैसिव ऑब्जेक्ट है, पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस के लिए आपने बी फॉर्म लिखनी है लाजमी। उसके बाद आपके पास यूज टू आएगा, और यहां पर आपने जो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म यूज रखनी है। सब्जेक्ट के साथ जब बी फॉर्म आता है तो हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म आएगा ना तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर हमने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी। जैसे फर्ज करिए मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं जी आयोडीन वाज यूज्ड टू, आयोडीन वाज यूज्ड टू किलिंग द जर्म्स आएगा या किल द जर्म्स आएगा। तो जब मैं जैसे सेंटेंस स्टार्ट से पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है आयोडीन,
अब आयोडीन डूअर ऑफ एक्शन तो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, आयोडीन वाज यूज्ड टू किल द जर्म्स। ठीक है, जब भी आपने अपना सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है तो बी फॉर्म लाजमी लिखनी है यूज टू से पहले, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां पर आप देखेंगे यूज टू लिखा हुआ है और यूज टू से पहले क्या लिखा हुआ है, गॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्म आनी चाहिए, बेटे कौन सी आनी चाहिए, हमारे पास आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। अब आईएनजी फॉर्म जब आएगी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या रहेगा, ड्रिंकिंग। हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, ही गॉट यूज टू ड्रिंकिंग हार्ड लिकर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है आपके पास, अब ये चारों स्ट्रक्चर आपने यूज टू के बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आइंदा से जब यूज टू का क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि बेटे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे यूज टू के सब्जेक्ट 3 स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ है और एक स्ट्रक्चर किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, डैश द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। अब दो बातें हैं, एक तो हमें पहले स्ट्रक्चर मुकम्मल करना है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कॉम्बिनेशन मुकम्मल करना। वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नोर। अब नोर डेफिनेटली ना तो आइदर के साथ आता है ना बोथ के साथ आता है, नोर किसके साथ आता है, आइदर के साथ। तो इसका मतलब हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन क्या हुआ, गलत। अगर यहां पर और लिखा हुआ होता तो फिर हम उसको किसके साथ पैरेलल करते, आइदर के साथ। और अगर यहां पर एंड लिखा हुआ होता तो फिर हम उसको किसके साथ पैरेलल करते, बोथ के साथ, क्योंकि बोथ के साथ एंड आता है, नाइदर के साथ नोर आता है और आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। अब हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन हो गया गलत। अब हमने ये देखना है कि हमने वाज लिखना है या वर लिखना है। अब देखें, हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में रूल पढ़कर आए हैं कि बेटे अगर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हो, हमारे पास आइदर और हो, हमारे पास सेंटेंस में नाइदर नोर हो, और हमारे पास सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो हो। ठीक है, अगर आपके पास सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स को इन तीनों में से किसी एक के साथ कंबाइन किया गया है, तो आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, सेकंड वन के साथ। सेकंड वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली रहेगा, सेकंड वन के अकॉर्डिंगली रहेगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया नाइदर नोर, तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहनी है, सेकंड वन के साथ। अब सेकंड वन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब हमारे पास क्या रहेगा, वर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप ये टेस्ट डिस्कस ना करवाएं, पहले आप हमें वर्बल रीजनिंग पढ़ा दें। बेटे बात याद रखिए, वर्बल रीजनिंग में पढ़ाने वाला कुछ है नहीं। जो बच्चे पहली दफा ये टेस्ट की डिस्कशन देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वो लाजमी तौर पर वर्बल रीजनिंग का लेक्चर 1 लाजमी देखें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी दोस्त को, भाई को, बहन को, कजन को ये वर्बल रीजनिंग के टेस्ट करने का रेकमेंड कर रहे हो, तो आपने पहले उसको कहना है कि बेटे भाई बहन ये जो पहले ना वर्बल रीजनिंग का लेक्चर 1 लाजमी देखो, तब आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, दूसरी बात, जिन बच्चों की ग्रामर वाकई में बहुत वीक है, जिन बच्चों का ग्रामर में हाथ बड़ा तंग है और उन्होंने ग्रामर पहले इतने अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं है, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे एक 1 शॉट सीरीज पड़ी हुई है, हर टॉपिक का एक लेक्चर पड़ा हुआ है और वो गालबन है भी कोई 30-35-40 मिनट का एक एक लेक्चर। वो 12 लेक्चर्स हैं, डेज अब आपके पास काफी सारे हैं अभी। तो अभी अगर आप अपनी जो ग्रामर है उसको बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सेंटेंस कंप्लीशन के 10 MCQs हैं, जिनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 8 या 9 या 7 MCQs जो आपके ना वो ग्रामर में से होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो 1 शॉर्ट जो लेक्चर सीरीज है वो लाजमी तौर पर आपने देख लेनी है। उन बच्चों को मैं सिर्फ कह रहा हूं जिनका ग्रामर में हाथ तंग है, हर बच्चे को देखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं हो कि मुंह उठा के सारे वहां पर चले जाओ और अपना जो काम आप अभी कर रहे हो या दूसरे मतलब कि ज्यादा फ्रूटफुल कर सकते हो उसमें से टाइम निकाल के उस पर चले जाओ। जिनकी ग्रामर अच्छी है, जिन्होंने एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म किया, उनको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी ग्रामर का हाथ तंग है वो लाजमी तौर पर जाएं और 1 शॉर्ट सीरीज पूरी देख ले, फिर वो इस टेस्ट को क्या करें, इन टेस्ट में ग्रामर उनको ज्यादा आसान लगना शुरू होगी। उसके बाद आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। द प्रोफेसर टोन वाज काम एंड मैयर्ड। जो प्रोफेसर का टोन था, लहजा था, वो बड़ा काम और मैयर्ड था।
his words carried unmistakable warning, लेकिन जो उसके अल्फाज थे ना उससे क्या नजर आ रही थी, क्या झलक रही थी, वार्निंग झलक रही थी। इसका मतलब काम और वार्निंग का हमने क्या बनाना है, कंट्रास्ट। हमें वो वर्ड यहाँ पर चाहिए जो यहाँ पर दो सिचुएशन के दरमियान, दो एडजेक्टिव के दरमियान, दो नाउन के दरमियान, दो वर्ब के दरमियान क्या कर सके, कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट कर सके। तो कंट्रास्ट के लिए याद रखिएगा हमारे पास जो वर्ड यूज होता है, जो कंजंक्टिव एडवर्ब यूज होता है, जो कंजंक्शन यूज होता है वो क्या है, नेवर दी लेस। देखें मोर ओवर का मतलब तो हमारे पास क्या होता है, मजीद, और ये बिल्कुल वो वर्ड है जो आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली का मतलब तो आपके पास बेटे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब आपके पास होता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब मोर ओवर के बाद एंड एज अ रिजल्ट तो आप नहीं लिखेंगे ना, मोर ओवर लिखेंगे। नेवर दी लेस का मतलब आपके पास क्या होता है, हाउ एवर। ठीक है, नेवर दी लेस का मतलब आपके पास क्या होता है, हाउ एवर। या दूसरे वर्ड्स में अगर आप इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को देखना चाहें तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, बट या येट। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेमी कलोन है, कॉमा है, तो हमें कंजंक्टिव एडवर्ब लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, नेवर दी लेस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हर सडन प्रमोशन केम एज अ डैश सरप्राइज। आप देखें इस वर्ड को समझ लें, सरप्राइज आपके पास क्या है, नाउन है। सरप्राइज आपके पास क्या है, नाउन है। अब इतनी बात तो आप लाजमी तौर पर समझते होंगे कि सरप्राइज आपके पास क्या है, नाउन है। अब जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपके पास सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है ना, तो नाउन से पहले आपके पास तीन चीजें आ सकती हैं। नाउन से पहले आपके पास तीन चीजें आ सकती हैं। नंबर वन, आपके पास आर्टिकल आ सकता है। नंबर वन आपके पास क्या आ सकता है बेटे, आर्टिकल आ सकता है, जैसे ए एन या दा आ सकता है। नाउन से पहले हमें तीन चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, या तो हम आर्टिकल लिखेंगे या हम क्या लिखेंगे, क्वांटिफायर लिखेंगे। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन की तादाद या मिकदार बताते हैं। जैसे हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं, हम बोलते हैं मैनी का वर्ड है, हमारे पास मच का वर्ड है, हमारे पास फ्यू का वर्ड है, हमारे पास सम का वर्ड है। एक पूरा लेक्चर है क्वांटिफायर पे पड़ा हुआ, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो जरूर देख लीजिएगा। सारी जिंदगी के लिए आपका क्वांटिफायर का इशू सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नंबर थ्री आपके पास होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब कि आपने नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव लिखना होता है। अब यहां पर भी हमारे पास सरप्राइज है, नाउन है, और हमें यहां पर देखना है कि आर्टिकल है, क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव है। अब देखें कंप्लीटली तो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, कंप्लीटिंग हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद कंप्लीशन नाउन है। कंप्लीशन क्या है, नाउन। अब नाउन के साथ हम नाउन तो नहीं लिखेंगे, हमें नाउन के लिए क्या लिखना है बेटे, एडजेक्टिव। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीट सरप्राइज। ये वैसे हर बच्चे ने ठीक किया हुआ होगा क्योंकि ये साउंड ही ऐसे करता है। आप कंप्लीटली सरप्राइज या कंप्लीटिंग सरप्राइज या कंप्लीशन सरप्राइज तो नहीं बोलेंगे। सरप्राइज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव आपके पास क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट। लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि मैं आपको ये पूरी बात बता दूं कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, आर्टिकल होता है, क्वांटिफायर होता है, और एडजेक्टिव होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अपने ग्रामर के आखिरी क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीशन के 15 एमसीक्यूज हैं, उनमें से हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज हैं वो किसके हैं, ग्रामर के, और 5 एमसीक्यूज हमारे पास लॉजिक बेस्ड हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज होंगे वो लॉजिक बेस्ड होंगे। तो सेंटेंस है, द गवर्नमेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डैश टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वाइल इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखें जब पॉलिसी आ गया तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए ना तो हम आर लिख सकते हैं ना ही हैव लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा बीटा डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर हमारे पास एम है और एम्स है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ किस चीज का इजाफा करते हैं, एस का। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा वो हमारे पास क्या चलेगा, एम्स। हमारा सेंटेंस चलेगा, द गवर्नमेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स टू कंट्रोल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, चार्ली। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम जरूर एम पर गौर करते। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विद द प्रपोजल सीम्ड डैश एट फर्स्ट, क्लोजर इंस्पेक्शन रिवील्ड डैश सेवरल डैश फ्लॉज। अब देखें यहां पर हमें क्या कहता है कि वाइल द प्रपोजल सीम डैश एट फर्स्ट,
पहले वो इस तरह का दिखाई दे रहा था प्रपोजल, लेकिन क्लोज इंस्पेक्शन करने पर, अब क्लोजर इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप करीब से किसी चीज को देखते हैं, और जब आप करीब से किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसके हिडन फ्लॉज जो हैं वो रिवील होते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा चलेगा, अल्फा। सेंटेंस चलेगा, वाइल द प्रपोजल सीम्ड परफेक्ट द रिवील्ड सेवरल हिडन फ्लॉज। अब वीक और ऑब्वियस तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस था तो हमें क्लोजर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं थी। सॉलिड हम प्रपोजल के लिए तो नहीं लिखेंगे ना, प्रपोजल के लिए तो हम डेफिनेटली कुछ उस तरह का वर्ड लिखेंगे जो उसको सूट करता हो, जैसे परफेक्ट है। यूजलेस और सीरियस ये तो बिल्कुल ही किसी सूरत भी अग्री नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, द टीम्स विक्ट्री वाज एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूटेड टू का मतलब क्या होता है, इज ड्यू टू, डेडिकेटेड टू की वजह से है कि डेडिकेट की जाती है, मतलब कुछ भी मीनिंग आप इसका यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। टू देयर डैश प्रैक्टिस, अब डेफिनेटली विक्ट्री है ना, विक्ट्री कामयाबी है, फतह है, तो प्रैक्टिस सेशन अगर वो इररेगुलर रहते तो इररेगुलर रह के वो कामयाब तो नहीं हो सकते थे, इसका मतलब इररेगुलर गलत। ओकेजनल रहते, प्रैक्टिस करते, कभी कभार प्रैक्टिस करते तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन भी गलत। एक्सीडेंटल प्रैक्टिस मतलब एम ही बस की और उसी में से आ गया, तो ये एक्सीडेंटल प्रैक्टिस जो है ना, ये भी कामयाबी की वजह नहीं होती। कामयाबी की वजह क्या होती है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि अपनी बात पर डटे रहना, लगे रहना, जिसको हम विजिलेंट बोलते हैं, विजिलेंस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डिलीजेंट बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास 13, द मैनेजर वाज एडमायर्ड। एडमायर्ड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है। जब तारीफ किसी अच्छे काम की जाएगी ना, तारीफ किसी बुरे काम की तो नहीं की जाएगी। तो जब अच्छा काम है तो अच्छा हेस्टी या रूड तो हो नहीं सकता, ठीक है। केयरलेस और हार्श भी, इसकी भी तारीफ नहीं की जाएगी। इनडिसाइजिव और एरोगेंट की भी तारीफ नहीं की जाएगी। तारीफ किसकी जाएगी, कॉशियस मतलब केयरफुल और हम्बल मतलब मॉडेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। सेंटेंस चलेगा, द मैनेजर वाज एडमायर्ड फॉर बीइंग बोथ कॉशियस इन डिसीजन एंड हम्बल इन बिहेवियर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है आल्दो। अब जैसे ही आल्दो आ गया तो हमें फौरन समझ आ जानी चाहिए कि आल्दो आ गया तो हमें क्या चाहिए, कंट्रास्ट चाहिए। अब कंट्रास्ट चाहिए तो हम देखेंगे कि कंट्रास्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, आल्दो द बुक रिसीव डैश रिव्यूज इनिशियली। अगरचे बुक को इस तरह के रिव्यूज मिले। अब इस तरह के रिव्यूज मिले का मतलब क्या है कि अच्छे रिव्यूज नहीं मिले। जब अच्छे रिव्यूज नहीं मिले तो इसका मतलब हम मिक्स्ड नहीं बोल सकते, ग्लोइंग नहीं बोल सकते, हम अननोटिस नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना है, पुअर रिव्यूज इनिशियली, इट लेटर बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। स्टार्ट में उसको अच्छे रिव्यूज नहीं मिले लेकिन बाद में वो एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई, कामयाबी बनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है इवन दो द वेदर वाज डैश। अब अगेन इवन दो है तो डेफिनेटली हमें क्या लिखना है, कंट्रास्ट लिखना है। इवन दो द वेदर वाज डैश, यानी कि अगरचे वेदर जो था वो फेवरेबल नहीं था, प्रॉपर नहीं था। द हाइकर्स कंटिन्यूड देयर जर्नी विद डैश स्पिरिट, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी, अपना सफर बड़े अच्छे स्पिरिट्स में क्या रखा, जारी रखा। तो इसका मतलब पहले हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए और बाद में हमें, पहले हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए और दूसरा हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो अगर वेदर प्लेजेंट था तो फिर स्पिरिट लो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन गलत। अगर वेदर परफेक्ट था तो फिर टाइड स्पिरिट्स तो नहीं ना बनता, फिर इवन दो भी नहीं बनता। और अगर वेदर काम था तो फिर भी हमारा इवन दो नहीं बनता। ग्लूमी तो वैसे हम सैड को बोलते हैं, अगर काम था तो ग्लूमी उनको होना नहीं चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा बेटे, हार्श और हाई। इवन दो द वेदर वाज हार्श, अगरचे मौसम सख्त था, इम्प्रॉपर था, सूटेबल नहीं था, विद, तो द हाइकर्स कंटिन्यूड देयर जर्नी विद हाई स्पिरिट्स, उन्होंने अपना जो सफर था वो जारी रखा बड़े हाई स्पिरिट्स में। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो 10 क्वेश्चन हैं वो है एनर्जी में से। और लास्ट भी मैंने आपको बताया, अभी भी मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी का मतलब क्या है, लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। हमें यहां पर लॉजिकल रिलेशन देखना है
کہ جو पेयर हमें दिया गया है उसका लॉजिकल रिलेशन आपस में क्या है और हमें ऑप्शन में से उसी तरह का लॉजिकल रिलेशन निकालना। हम जैसे देखें माउंटेन की करेक्टरिस्टिक ही क्या होती है कि हाई होता है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब प्लेन माउंटेन तो हो ही नहीं सकता। माउंटेन की इनहेरिट क्वालिटी क्या होती है, उसकी मतलब करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो हाई होगा। इसी तरह देखें रिवर अगली, ये हमारे पास किसी सूरत भी पेयर नहीं बन सकता। फॉरेस्ट लोनली, जरूरी नहीं है फॉरेस्ट लोनली हो, और लोनली होना फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक नहीं है। हाँ वाइल्ड होना फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक जरूर हो सकती है। डेजर्ट वेट नहीं होता, ड्राई होता है, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वैली। आप जानते हैं वैली हम किसको बोलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ पहाड़ होते हैं और उसके दरमियान में नीचे लो साइड पर आबादी होती है, जगह होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो जिस तरह पहाड़ के लिए ऊंचा होना जरूरी होता है, इसी तरह वैली की इनहेरिट क्वालिटी क्या होती है कि उसको लो को बोलते हैं हम, जो नीचे पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन अब आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद देखें, उसके बाद है टीचर क्या करता है जी, टीचर एजुकेट करता है। टीचर इज टू एजुकेट, टीचर किस लिए होता है, एजुकेट करने के लिए होता है। लॉयर इज नॉट टू इंस्ट्रक्ट, लॉयर आर्ग्यू करने के लिए होता है, इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं होता। कोच कंडेम करने के लिए नहीं होता, कोच ट्रेन करने के लिए होता है। कंडेम हम किसको बोलते हैं, लान तान करना, तनकीद करना। प्रीस्ट अनाय करने के लिए नहीं होता, प्रीस्ट गाइड करने के लिए होता है। प्रीस्ट पादरी को बोलते हैं, अनाय का मतलब होता है इरिटेट करना। हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेनेटर इज टू रिप्रेजेंट। ये जो सेनेटर्स होते हैं इनका काम ही क्या होता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है कि उन्होंने अपनी अवाम को रिप्रेजेंट करना होता है। तो जिस तरह टीचर इज टू एजुकेट, इसी तरह सेनेटर इज टू रिप्रेजेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे चलेगा अल्फा। उसके बाद है गोल्ड डैश एक्सपेंसिव, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी एनर्जी है, जिसमें हम कहते हैं जी कि गोल्ड की करेक्टरिस्टिक ही क्या है कि वो एक्सपेंसिव है। और आजकल तो वैसे ही बड़ा ऊंचा जा रहा है, गोल्ड पकड़ा ही नहीं जा रहा, ऊपर से ऊपर जाती जा रही है उसकी कीमत। तो देखें अब ये लॉजिकल रिलेशन एक हमने बना लिया, एनर्जी हमने क्रिएट कर ली कि गोल्ड क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ज्वेलरी जो होती है वो डल नहीं होती, ये जरूरी नहीं है। कॉटन ब्यूटीफुल नहीं होती, ये जरूरी नहीं है। कॉटन कंफर्टेबल हो सकती है, ब्यूटीफुल का कॉटन के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। सिल्वर आउटरेजियस, ये भी किसी सूरत भी हमारे पास एक अच्छा एनर्जी क्रिएट नहीं होता है। हाँ वेलवेट हम बोलते ही किसको है, वेलवेट हम बोलते ही सॉफ्ट को है। तो जैसे ही गोल्ड एक्सपेंसिव होता है इसी तरह वेलवेट भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है मदर फीमेल। अब ये इनहेरेंट क्वालिटी क्या है कि मदर बनेगा ही, मदर बनेगी कौन, मदर बनेगी फीमेल, मेल तो मदर नहीं बन सकता ना, मेल तो फादर बनेगा। तो बाय डेफिनेशन मदर क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है। इसी तरह वेजिटेबल ग्रीन हो, ये लाजमी नहीं है, ग्रीन के अलावा और कलर्स भी हैं वेजिटेबल्स के, तो इसका मतलब ये एनर्जी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि मदर फीमेल के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह स्नेक जो है वो डेंजरस होते भी हैं और नहीं भी होते, तो इसका मतलब ये एनर्जी भी हमारे पास मदर फीमेल के साथ सूट नहीं करती है। इसी तरह ट्री ओल्ड हो, जरूरी नहीं है, ट्री जो है वो नया भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती। हाँ रॉक हम किसको बोलते हैं, रॉक हम बोलते ही उस चीज को है जो सख्त होती है। तो जिस तरह मदर के लिए बेसिक करेक्टरिस्टिक है कि उसका फीमेल होना जरूरी है, इसी तरह रॉक की बेसिक क्वालिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक है कि उसका क्या होना जरूरी है, उसका सख्त होना जरूरी है। नरम रॉक होती नहीं है। जब भी हमने किसी सख्त चीज का भी एग्जाम्पल देना होता है ना, तो हम रॉक की बात ही करते हैं, भाई बड़ा पत्थर दिल आदमी है तू, सख्त दिल आदमी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। उसके बाद है हमारे पास हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर का मीडियम बताया गया है कि हेलीकॉप्टर कहां पर उड़ता है जी, आसमान में उड़ता है, ठीक है। कनॉय हम बोलते हैं शिप को, शिप गलियों में नहीं चलती, पानी में चलती है। ट्रक रिवर में नहीं चलता, ठीक है। इसका मतलब मोटरसाइकिल जो है वो बस, ये तो दो मीडियम बता दिए गए हैं, ये भी किसी सूरत भी हमारे पास सूटेबल एनर्जी क्रिएट नहीं होता। हाँ सबमरीन किस में चलती है, पानी में चलती है। और सबमरीन हम किसको बोलते हैं, आबदोज को बोलते हैं। आप जानते ही होंगे सारे के सारे, जेरे जमीन चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, सबमरीन बोलते हैं। तो जिस तरह हेलीकॉप्टर स्काई में चलता है, इसी तरह सबमरीन किस में चलती है, पानी में चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है अननाउन और फेम। अब अननाउन जो होता है वो फेम का क्या है, यू कैन से ऑपोजिट है, ठीक है। अननाउन का मतलब होता है जिसे कोई जानता ही नहीं है, और फेम हम किसको बोलते हैं, शोहरत को।
तो इसी तरह आप देखिए रैपिड और स्पीड ये तो एक दूसरे का सिनोनिम है। रैपिड का मतलब भी तेज होता है, स्पीड का मतलब भी तेज होता है। बल्कि रैपिड का मतलब तो तेज होता है, स्पीड इज समथिंग एल्स अगर आप फिजिक्स में बात करते हैं तो। उसके बाद देखिए रिफाइंड और मैनर्स। अब रिफाइंड और मैनर्स दोनों से एक तरह के सिनोनिम वर्ड हैं। लवली साइट ये एनर्जी क्रिएट नहीं होती यहाँ पर किसी सूरत भी। लवली और साइट ना तो सिनोनिम है ना इंटोनिम है। आप देखें इग्नोरेंट और एजुकेशन, जिस तरह अननाउन और फेम है इसी तरह हमारे पास क्या है, इग्नोरेंट और एजुकेशन है। जो अननाउन होता है उसके पास फेम नहीं होती, और जो इग्नोरेंट होता है उसके पास एजुकेशन नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है नाइस और अनकाइंड। अगेन नाइस और अनकाइंड हमारे पास क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, एंटोनिम है। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ ये देख लेना है कि हमारे पास एंटोनिम कौन कौन से हैं। अच्छा आप देखें सेफ और सॉलिड ये इंटोनिम नहीं है एक दूसरे का। लाउड और नोजी ये हमारे पास इंटोनिम है बिल्कुल एक दूसरे का। टेरिबल ऑफुल हमारे पास इंटोनिम नहीं है, ठीक है। अब देखें नाइस और अनकाइंड, ठीक है। अब नाइस और अनकाइंड ऑपोजिट है ना, तो हिडियस और प्रिटी भी हमारे पास क्या है, इंटोनिम है। और इसके साथ साथ हमारे पास लाउड और नॉइजी भी क्या है, अच्छा लाउड और नॉइजी इंटोनिम नहीं है हमारे पास। लाउड और नॉइजी हमारे पास क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। लाउड का मतलब भी ऊंची आवाज होता है, नॉइजी का मतलब भी ऊंची आवाज होता है। इसका मतलब चार्ली भी नहीं हो सकता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा होगा। हिडियस हम किसको बोलते हैं, हिडियस हम बोलते हैं भद्दे को, बुरे को, बुरे नजर आने वाले को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है वीक और स्ट्रेंथ। अब वीक और स्ट्रेंथ डेफिनेटली एक दूसरे का क्या रहेंगे, वीक और स्ट्रेंथ एक दूसरे का ऑपोजिट है। वीक ऑपोजिट है स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ ऑपोजिट है वीक का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो हमारे पास किसका चलेगा, हम अगर देखेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन 23 में है वो क्या चलेगा, सिली और कॉमेडी। सिली समथिंग फुलिश, कॉमेडी समथिंग फनी। तो ये एनर्जी क्रिएट नहीं होती। ब्रेव और करेज, ब्रेव और करेज तो एक दूसरे का सिनोनिम है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का हमारी एनर्जी क्रिएट नहीं होती। लॉस्ट और डायरेक्शन, वाइल्ड और फ्रेंड्स। वाइल्ड इज समथिंग एल्स, जंगली को बोलते हैं, फ्रेंड्स दोस्त को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लॉस और डायरेक्शन होगा। जो वीक होता है उसमें किस चीज, उसके पास क्या नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होता। और जो लॉस्ट होता है उसके पास क्या नहीं होती, डायरेक्शंस नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद है सूट। अ सूट मस्ट बी, शुड बी फॉर्मल। सूट हम बोलते हैं किसको, पेंट कोट को इंग्लिश में। वैसे सूट वो जो खवातीन वाला होता है ना, शलवार कमीज, इंग्लिश में उसको सूट नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। सूट मर्दों के लिए वर्ड यूज होता है और उसके लिए हम बोलते हैं पेंट कोट को हम बोलते हैं सूट। अब सूट क्या होता है, फॉर्मल होता है। हैट जरूरी नहीं कि वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। को जो शू है वो लोनली नहीं होता। टाई जो है वो ब्लैक होना जरूरी नहीं, लेकिन कोट का क्या होना जरूरी है, वार्म होना जरूरी है। तो जिस तरह सूट का फॉर्मल होना जरूरी है, इसी तरह आपका कोट का क्या होना जरूरी है, वार्म होना जरूरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा बेटे आपके पास, बीटा। एनर्जी क्रिएट करनी होती है। बिलीव मी, जिस बच्चे का थोड़ा सा भी दिमाग चलता है ना, जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल है, जिसमें थोड़ा सा भी शऊर है, उसके लिए ये एक सारे क्वेश्चन जो एनर्जी के हलवा होंगे, उसने गुलाब जामुन समझ के, हलवा समझ के खा जाने हैं। उसके बाद है जी लैप और रेस। जब आप समझते हैं कि एक सर्कल में जब रेस होती है तो एक चक्कर पूरा करने को क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं। मतलब ये 8 लैप रेस है, तो इसका मतलब आपको इसके यहाँ पर इस ट्रैक पर कितने चक्कर लगाने हैं, 8 चक्कर लगाने हैं। तो लैप इज अ पार्ट ऑफ रेस। लैप क्या होता है, रेस का पार्ट होता है। हेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेयर। रनर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एथलीट, रादर रनर इज अ काइंड ऑफ एथलीट। शो इज नॉट अ काइंड पार्ट ऑफ थिएटर, बल्कि शो इज अ प्लेस, और थिएटर भी प्लेस है, जो कि थिएटर एक बिल्डिंग को बोलते हैं जिसमें शो किया जाता है। तो ये भी एनालॉजी हमारे पास सूट नहीं करती। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, एक्ट और प्ले। एक्ट और प्ले का मतलब क्या होता है, जब भी कोई प्ले परफॉर्म किया जाता है ना, तो उसमें 2 3 4 5 6 एक्ट होते हैं, ठीक है। जो जब जब सारे स्टेज की ना सेटिंग चेंज की जाती है। जब आपने फर्स्ट ईयर में प्लेस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा एक्ट का वर्ड, एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3। तो करेक्ट, जिस तरह लैब इज अ पार्ट ऑफ रेस, इसी तरह एक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्ले। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद चलेंगे हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन। और मैंने आपसे कहा था रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए मैं आपको आंसर बताऊंगा और आपने खुद अपने क्वेश्चन को देखना है, आंसर्स को देखना है, और अगर उनमें कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लेना है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही देता होता हूं। देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ AI mentioned in the passage is its stability too।
इसकी क्या स्टेबिलिटी है जी, ये क्या करेगा, बेसिक इसका जो एडवांटेज लिखा गया है कि ये लर्न एंड प्रिडिक्ट फ्रॉम डेटा। ये एआई का सबसे बड़ा काम है कि वो डेटा से सीखेगा और उससे क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। आपके पास सेंटेंस है, अ प्रोसेस इन विच कंप्यूटर एनालाइज डेटा, वो क्या कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा, रिकॉग्नाइज द पैटर्न, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड मेक प्रेडिक्शन विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। एक्सप्लिसिट याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छा वर्ड है और इसका मतलब आपके पास होता है क्लियर, ठोस, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, प्रिडिक्ट करना होता है डेटा से सीख के। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद कहता है जी क्रिटिक्स फियर एआई बिकॉज इट, जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, तनकीद नगार हैं, वो एआई से डरते हैं। और वो किस वजह से डरते हैं, वो डरते हैं जी कि रीइंफोर्सेस क्रिएट यूनिवर्सल इक्वालिटी, रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बायसेस, एलिमिनेट करप्शन। ये डरते हैं किस वजह से, रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बायसेस। अब जैसे देखें आपके पास सेंटेंस है, क्रिटिक्स हाउ एवर फियर, क्रिटिक्स डरते हैं, डेट एल्गोरिदम्स when trained on biased data। बाइस का मतलब क्या होता है ना, बाइस का मतलब एक साइड का, बाइस का मतलब एक होता है, जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है न्यूट्रल। जब आप न्यूट्रल को समझेंगे तो आपको बाइस समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है जो किसी की साइड नहीं लेता, जबकि बाइस्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी की साइड लेता हो, जो न्यूट्रल ना हो। तो यहां पर हमारे पास कैसे चलेगा, बाइस्ड डाटा कैन री इन्फोर्स डिस्क्रिमिनेशन, ऑटोमेट इन इक्वालिटी, वो क्या क्रिएट कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या क्रिएट कर सकता है, इनइक्वालिटी, एंड इवन थ्रेटन एम्प्लॉयमेंट, और यहां तक कि वो एम्प्लॉयमेंट को भी क्या कर सकता है, थ्रेट कर सकता है। अब जैसे देखिए ना, आप एआई के हवाले कर दे, अब वो एआई के ऊपर है कि आगे 10 कैंडिडेट हैं और उन 10 कैंडिडेट में से किसको सिलेक्ट करता है, किसको सिलेक्ट नहीं करता। तो देन आप अगर आप एआई को अपने सर पर इतना ज्यादा सवार कर लेंगे, जो कि हम करने वाले हैं, अब एआई के बगैर गुजारा भी नहीं है हम लोगों का, तो डेफिनेटली वो बाइस्ड होगा और हो सकता है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बाइसेस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है द टर्म मशीन लर्निंग रेफर्स टू। अब ये जो मशीन लर्निंग का जो वर्ड है, वो कहता है जी इसका मतलब क्या है, ये किस चीज से, मतलब इसका मीनिंग क्या आता है आपके बाद। तो रोबोट रिप्लेसिंग टीचर्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, टीचर्स कहीं पर भी नहीं जाने वाले, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद कहता है जी कंप्यूटर्स लर्निंग थ्रू डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर जो है वो सीखेंगे किसके थ्रू, डेटा एनालिसिस। ये हमने बात अभी पढ़ी भी है कि कंप्यूटर किससे सीखेंगे, कहता है जी अ प्रोसेस इन विच कंप्यूटर एनालाइज डेटा, ये किससे थ्रू सीखेंगे, डेटा के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चार्ली ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट करप्शन, एलिमिनेट करप्शन, सॉरी, ह्यूमन टीचिंग रोबोट्स मैनुअली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंसान रोबोट्स को मैनुअली नहीं सिखाएंगे, वो डाटा के थ्रू सीखेंगे। कोडिंग इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स डायरेक्टली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं होंगे, इनको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है एथिकल डिलेमा, डिलेमा इन एआई सेंटर्स। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना आपके पास डिलीमा, इसको पहले समझ लीजिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। डिलीमा का मतलब आपके पास क्या होता है, प्रॉब्लम, ठीक है। डिलीमा का मतलब आपके पास क्या होता है, प्रॉब्लम। तो कहता है द एथिकल डिलीमा, एथिकल मतलब इखलाकी प्रॉब्लम क्या है इन एआई सेंटर जोन, कि यहां पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है, डिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करने वाले, ये अकाउंटेबिलिटी लेकर आने, बट जैसे कहता है बट डायरेक्टिंग इट विद विजडम, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। ह्यूमैनिटी, जैसे हमें कहता है ना हमारे ह्यूमैनिटी चैलेंज इज टू इंश्योर दैट द इंटेलिजेंस वी क्रिएट रिमेन्स एन अलॉय, ये क्या रहे, दोस्ती रहे इनके साथ, ठीक है, ये खराब नहीं होने चाहिए, हमारे काम के रहने चाहिए, ठीक है। इनकी अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है ना, जैसे देखें इसको कुछ यूं समझ लें कि जो ह्यूमन काम कर रहे होते हैं ना, ह्यूमंस काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने एक क्या कर दिया, आपने एक अकाउंटेंट रखा, उसने कोई गलती कर दी, आप उसे पूछगछ कर सकते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, उसको झाड़ सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं, उसको इवन अगर वर्स्ट केस है तो आप उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, उससे भी वर्स्ट केस है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं।
लेकिन जब आप एआई से काम करवा रहे होंगे ना, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है वो काउंटेबिलिटी है। अगर एआई कोई काम गलत करता है, अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस बात को मान सकते हैं कि एआई 100% एक्यूरेसी पे काम करेगा। अगर एआई से कोई गलती होती है तो आप किसको डांटेंगे, आप किसको नौकरी से निकालेंगे, आप किसके खिलाफ कानून पे जाएंगे? तो वो जो डिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी है ना, ये सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा, सबसे बड़ा एथिकल इखलाकी प्रॉब्लम बनने वाला है कि हम जब ह्यूमन से एआई पे जाएंगे, मशीन पर जाएंगे। अब देखिए, इंसान को तो बंदा मुक्का भी मार सकता है, मिसाल के तौर पे, मारना तो नहीं चाहिए, वैसे कह रहा हूँ, थप्पड़ भी मार सकता है, थप्पड़ खा भी सकता है। अब मशीन ना तो आपसे थप्पड़ खा सकती है, ना आपको थप्पड़ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार सकती है, ना ही खा सकती है। तो आप किसको ब्लेम करेंगे? तो काउंटेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक क्वेश्चन मार्क होगा एआई की सूरत में। उसके बाद कहता है जी ऑथर्स टोन टुवर्ड एआई। ऑथर का जो टोन है पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो पूरे एआई के बारे में बड़ा बैलेंस्ड और कॉशियस है। कॉशियस मतलब बड़ा केयरफुल है। वो प्रोज भी बता रहा है, कॉन्स भी बता रहा है, और उसके बारे में जो उसके नुकसान हैं उसके बारे में बड़ा कॉशियस भी है कि हमें ये करना चाहिए, होना चाहिए, हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि काउंटेबिलिटी कैसे होगी, हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर जो है वो बेरोजगारी भी लेकर आ सकते हैं, बाइस्ड होंगे, तो वो बड़ा कॉशियस है एआई के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा? चार्ली। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सिनोनिम। अच्छा, मैंने सिनोनिम और इंटोनिम के बारे में आपको क्या कहा था कि मैं आपको आंसर बताऊंगा, और आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको एक आधा सिनोनिम भी बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको हर वर्ड के 4-5 सिनोनिम्स देकर जाऊंगा जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। टर्स याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, और इसका मतलब आपके पास क्या होता है? शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, छोटा, मुख्तसर। ठीक है, जैसे अभी देखे ना, मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि कोशिश करनी है आपने कि ये जो वोकैब आपने सीखनी है, याद करनी है ना, ये सिर्फ पेपर के लिए याद नहीं करनी, या आपने अपनी डेली लाइफ में भी इनको लेकर आना है। जैसे अभी देखे ना, आप डेली लाइफ में अगर किसी के सामने किसी आप पढ़ी लिखी गैदरिंग में बैठते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, या अभी अगर आप बैठते हैं और आप शॉर्ट की बजाय टर्स का वर्ड यूज करते हैं, तो पीपल विल बी शॉक्ड। लोग जो आपके इर्द गिर्द होंगे वो शॉक्ड होंगे। अगर उनमें से कोई एक बंदा भी आपसे पूछता ना कि सर ये, या भाई, ये दोस्त, या बेटे, ये टर्स का मतलब क्या है, तो बिलीव मी, यकीन करें, यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन। जब आपने किसी गैदरिंग में, किसी जगह पर इंप्रेशन बनाना होता ना, तो इंप्रेशन बनाने का सबसे पहला तरीकाकार क्या होता है? आपकी सफाई होती है, आपके लिबास होता है, और उसके बाद आपकी जुबान होती है। तो अगर आप अपनी जुबान अच्छी चूज करते हैं तो यकीन करें आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमें शॉर्ट का इंटोनिम, सिनोनिम सॉरी देखना है, तो सिनोनिम हमारे पास बेटे क्या चलेगा? ब्रीफ, जिसका अपना मतलब क्या होता है? शॉर्ट, मुख्तसर को हम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? चार्ली। उसके बाद है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर याद रखिएगा, बेनिफैक्टर हम किसको बोलते हैं बेटे? बेनिफैक्टर हम बोलते हैं सपोर्टर को। बेनिफैक्टर हम किसको बोलते हैं? पैट्रन को। जैसे आप एक गार्जियन वर्ड बोलते हैं ना, जिसको हम गार्डियन भी बोलते हैं या गार्जियन भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर चला जाएगा। आप इसको बोलेंगे स्पॉन्सर को। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर जो सिनोनिम में से आप निकालेंगे क्या? डोनर, देने वाला। ठीक है, फायदा देने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है अडैमेंट। अडैमेंट बड़ा ही अच्छा वर्ड है, और ये बहुत सारे पेपर्स में बार बार आता है, याद रखिएगा। इंडेमेंट का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब जिस बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो बंदा, पता क्या होता है? बड़ा सख्त होता है, रेजुलेट होता है, फर्म होता है, अपने किरदार में, अपनी बात में बड़ा सख्त होता है ना, जिसमें नरमी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? अडैमेंट। और अडैमेंट का जो मीनिंग आपके पास सिनोनिम आएगा, वो आपके पास बेटे क्या आएगा? स्टबर्न आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब पहले वाले टेस्ट में पता क्या किया बच्चों ने? बहुत सारे बच्चों ने जब इंटोनिम का क्वेश्चन किया ना, तो वो चूंकि इंटोनिम और सिनोनिम सामने आ रहे होते हैं ना, तो आप ज़हन में रखा करें कि आप इस टाइम इंटोनिम का क्वेश्चन कर रहे हैं या सिनोनिम का क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इंटोनिम के क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम्स को लगाए हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये याद रखना आपने, यही तो इम्तिहान है आपका। इसलिए तो ऑप्शन में क्या किया जाता है? एक सिनोनिम दे दिया जाता है और एक इंटोनिम दे दिया जाता है, तो बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो फौरन सिनोनिम की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद है हिज बिहेवियर वाज रिप्रीहेंसिबल। अब ये जो वर्ड है ना, रिप्रीहेंसिबल, ये याद रखिएगा, नेगेटिव वर्ड है। रिप्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है? शेमफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, गंदा। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल को हम बोलते हैं, डिसग्रेसफुल को हम बोलते हैं, गिल्टी को हम बोलते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास बेटे क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके पास होने वाला है ब्लेम वर्दी। क्या होने वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन, ब्लेम वर्दी, जिसपे आप इल्जाम लगाते हैं, जिसको आप गिल्टी तस्वुर करते हैं। उसके बाद आपके पास इंसाइजिव। इंसाइजिव याद रखिएगा, बड़ा ही मजे का वर्ड है। इंसाइजिव का मतलब आपके पास होता है कीन एनालिसिस, एक्यूरेट एनालिसिस, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट एनालिसिस जिसको आप बोलेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइसिव। और इंसाइसिव का यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम क्या चलेगा, शार्प चलेगा। शैलो आपने याद रखना है, शैलो का मतलब हमारे पास क्या होता है, शैलो हम बोलते हैं खोखले को, ठीक है। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा, शार्प। उसके बाद आपके पास वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब आपके पास क्या होता है, जैसे अभी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने इंप्रेशन बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना होता है। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है हिडन, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कवर्ट, छुपे हुए को, कंसील्ड को, अंडर कवर को हम क्या बोलते हैं, कंसील्ड को हम क्या बोलते हैं, अंडर कवर को हम क्या बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट सिनोनिम्स का कौन सा होने वाला बेटे, सीक्रेट। उसके बाद आपके पास सिरीनिटी। सिरीनिटी आपने लास्ट में भी एक वर्ड, लास्ट टेस्ट में एक वर्ड पढ़ा था, ट्रांक्वेल। ट्रांक्वेल का मतलब नाउन होता है ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी, सिरीनिटी, काम, पीस, ये सारे एक तरह के वर्ड है। और इसका मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब आपके पास डेफिनेटली क्या होगा, चार्ली होगा, याद रखिएगा। सिरीनिटी, सिरीनिटी, ट्रांक्विलिटी, कामनेस, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, एक दूसरे का सिनोनिम है, ठीक है। ट्रांक्विलिटी को भी याद रखिएगा। उसके बाद है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस बड़ा अच्छा वर्ड है। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, जो बड़े अच्छे मुकर्रर मतलब तकरीर करने वाले होते हैं, बात करने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों की जुबान में क्या रखा हुआ होता है, थोड़ी एलोक्वेंस रखी हुई होती है, थोड़ी रवानगी रखी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोक्वेंस बोलते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश सिनोनिम में इसकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि उसकी जुबान क्या है, बड़ी फ्लुएंट है, वो बड़ी फ्लुएंसी के साथ बोलता है, वो बड़ा एक्सप्रेसिव है, वो अपने अल्फाज को, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेता है। या आप क्या बोल सकते हैं, वो बड़ा आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है कि वो अपनी बात को, अपने अल्फाज को बड़े अच्छे तरीके से अदा कर देता है, बड़ा अच्छा ओरेटर है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा परसुएसिवनेस। परसुएज, आपने वर्ड याद रखना है, आपने वर्ड पढ़ा है ना, परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी से अपनी बात मनवा लेना। तो परसुएसिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप अल्फाज से अपनी बात मनवा लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद आपके पास है द डॉक्टर्स डिलीजेंट। डिलीजेंट याद रखिएगा, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियस, मेहनती जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंट, जो अपना काम बड़ी, अपना फर्ज बड़े अच्छे तरीके से अदा करता है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, केयरफुल। उसके बाद है दी सोल्जर्स वर वेलियंट इन द बैटल फील्ड। वेलियंट बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, वह वर्ड है, और याद रखिएगा वेलियंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्रेव, बहादुर को हम बोलते हैं। ऐसा बंदा जिसको किसी का कोई डर नहीं होता, जो अपने फैसलों में, अपने काम में बड़ा बोल्ड होता है, जिसमें हीरोइक क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जो बड़ा गैलेंट होता है, बड़ा तेज तरार और बहादुर होता है, लड़ने के लिए हर टाइम तैयार होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डेयरिंग जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलेंट, वेलियंट बोलेंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, ब्रेव। अब ये जो 10 वर्ड क्वेश्चन थे, ये हमारे पास क्या थे, सिनोनिम्स थे। अब नेक्स्ट जो है 10 आपके पास, वो इंटोनिम्स है। याद रखिएगा इंटोनिम्स है, बहुत सारे बच्चों ने इंटोनिम्स में भी सिनोनिम्स को करेक्ट किया हुआ था। अब आ जाए जी टेनेसिटी। टेनेसिटी याद रखिएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट करता जाऊंगा। टेनेसिटी याद रखिएगा, हम बोलते हैं परसिस्टेंस को। परसिस्टेंस मतलब फर्मनेस, एक चीज पर डट जाना, एक चीज पर कायम रहना, ठीक है, अड़े रहना, डिटरमिन्ड रहना, डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए इसका, अब आप देखिए, अब हमने इसका क्या निकालना है, अब हमने निकालना है इसका एंटोनिम। अब परसिस्टेंट को अगर आप, परसिस्टेंस को अगर आप लगा देंगे, ये तो इसका सिनोनिम बनेगा हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनेगा, बीटा।
फर्मनेस भी इसका सिनोनिम है, करेज भी इसका सिनोनिम है एक तरह से। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। एंटोनिम लगाने हमने, एंटोनिम दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें, ये ना हो पेपर में भी बैठ के आप ऐसा कर दें। आप देखें, इनकरप्टेबल, करप्टेबल का मतलब है जिसको खराब किया जा सकता है, और इनकरप्टेबल का मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। करप्ट का मतलब अगर डिसऑनेस्ट है तो इनकरप्ट का मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। करप्ट का मतलब अगर खराब है तो इनकरप्ट का मतलब हमारे पास क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, डिसऑनेस्ट होगा। आप देखें ये थोड़ा टेक्निकल सा होता है। इनकरप्टेबल क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, और यहां पर ऑनेस्ट भी लिखा हुआ है, डिसऑनेस्ट भी लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फौरन से अल्फा को करेक्ट कर देंगे। हमें उसका एंटोनिम ढूंढना, और एंटोनिम उसका क्या है बेटे, डिसऑनेस्ट है। उसके बाद है द चिल्ड्रन वर एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा, मैं बल्कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो एमडी कैट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा। आपके पास जॉयफुल होता है, लाइवली होता है, एनर्जेटिक होता है, वो बंदा जो हंसी खेल करता है, सबके साथ शुगल मुगल लगाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट का हमें चाहिए ऑपोजिट। ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, सैड होगा। जॉयफुल भी सिनोनिम है, एक्साइटेड भी सिनोनिम है, प्लेफुल भी सिनोनिम है, हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, और इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, सैड। उसके बाद है मुंडेन। मुंडेन वो वर्ड है जो आप हर कंपेटिटिव एग्जाम के पेपर में कभी ना कभी आया हुआ तो लाजमी देखेंगे। मुंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। मुंडेन का मतलब होता है आम को हम बोलते हैं, यूजुअल को हम बोलते हैं, डल को हम बोलते हैं, ठीक है, बोरिंग को हम यू कैन से बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी फर्ज कर लेंगे एक्सूबरेंट का ऑपोजिट आ गया आपके पास, जैसे एक्सूबरेंट जॉयफुल होता है, लाइवली होता है ना, मुंडेन डल होता है, बोरिंग होता है, ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसका जो ऑपोजिट वर्ड है ना, ऑपोजिट वर्ड इसका आपके पास बेटे क्या होगा, एक्साइटिंग होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद लुक्वेशियस याद रखिएगा। लुक्वेशियस का मतलब हमारे पास होता है ऐसा बंदा जो बड़ा ही चटर पटर करने वाला होता है। चटर पटर करने वाला क्या होता है, मतलब जो बड़ा ही चैटी होता है या बड़ा ही टाकटिव होता है, जो बात करने वाला बंदा होता है, खामोश रहने वाला बंदा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लुक्वेशियस। जब ये लुक्वेशियस बात करने वाला बंदा होता है तो उसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, क्वाइट, यानी कि खामोश, जो बात नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं बड़े अच्छे तरीके से। एमिकेबल हम किसको बोलते हैं, एमिकेबल हम ऐसे बंदे को बोलते हैं जो बड़ा ही फ्रेंडली नेचर का मालिक होता है, जो बड़ा ही हम्बल होता है, बड़ा ही मॉडेस्ट होता है, बड़ा ही पीसफुल होता है, बड़ा ही कॉर्डियल होता है। कॉर्डियल वर्ड हमने पढ़ा ना लास्ट ओवर पे, हमने जीनियल वर्ड पढ़ा था, जीनियलिटी वर्ड आपने पढ़ा था, कोर्डियल, जीनियल, याद हो आपको। जो बड़ा ही दिल से अच्छा बंदा होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, एमिकेबल बोलते हैं। और हमें चूंकि यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए, और ऑपोजिट वर्ड इसका क्या है, होस्टाइल। होस्टाइल हम किसको बोलते हैं, जो बंदा फ्रेंडली नहीं होता, जो बंदा क्या होता है, जो बंदा बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं, होस्टाइल बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है टीडियस, और टीडियस भी मुंडेन की तरह वो वर्ड है जो तकरीबन आप पीएमएस, पीपीएससी, सीएसएस या कोई भी वन पेपर कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें ये 2 3 4 5 वर्ड हैं जो लाजमी तौर पर आपने किसी ना किसी पेपर में देखे होंगे। और टीडियस भी मुंडेन की का सेम मुंडेन का वर्ड है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, डल होता है, बोरिंग होता है। ठीक है, जिस तरह उसका मतलब हमारे पास क्या था, मुंडेन का मतलब हमारे पास क्या था, डल और बोरिंग, इसी तरह टीडियस का मतलब भी हमारे पास क्या है, डल और बोरिंग। और यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, इंटरेस्टिंग के तौर पर। नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए, उसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड याद रखिएगा। डिस्क्रीट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर केयरलेस है। और डिस्क्रीट का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट हम बोलते हैं कॉशियस को, केयरफुल को। डिस्क्रीट हम किसको बोलते हैं, केयरफुल को, कॉशियस को, जो बड़ा मुहतात बंदा होता है, बोलने में, काम करने में, सोच विचार के साथ काम करने वाला। तो उसके लिए हमारे पास जो हमें उसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए ना, ऑपोजिट वर्ड हमें अल्फा चाहिए, वो क्या है, केयरलेस। केयरफुल ऑपोजिट वर्ड है केयरलेस का। तो हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और बिल्कुल भी नशई भंगी चरसी बनकर इन क्वेश्चंस को नहीं करना है। एंटोनिम का मतलब एंटोनिम ही होता है, सिनोनिम्स नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद है विरेशियस। अच्छा, ये 2 वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। एक तो ये वर्ड है विरेशियस। विरेशियस का मतलब हमारे पास होता है ट्रूथफुल, सच्चा आदमी, खड़ा आदमी, जिसको हम बोलते हैं ना बड़ा यार सच्चा और खरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। जेन्युइन, फैक्चुअल। ठीक है, तो इसके लिए देखें,
इसका एक और वर्ड भी हमारे पास होता है VORACIOUS, वोरेशियस। ये वीरेशियस है, वो वोरेशियस है। वो जो पेटू बंदा होता है ना, खाने पीने वाला बंदा होता है, उसको हम बोलते हैं वोरेशियस। ठीक है, मुझे हंसी इसलिए इस बात पे थोड़ी सी है क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह का बंदा ही हूँ, खाने पीने वाला ही। तो ऑपोजिट ऑफ, हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट ऑफ विरेशियस इज, हमें ट्रूथफुल, फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, ट्रूथफुल और जेन्युइन और फैक्चुअल होता है, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा बेटे, फॉल्स होगा। उसके बाद है लिबरेशन। लिबरेशन आप समझते हैं, ये वर्ड निकलता है लिबर्टी से, और लिबर्टी हम किसको बोलते हैं, फ्रीडम को, आज़ादी को बोला जाता है लिबरेशन। ठीक है, आज़ादी को हम क्या बोलते हैं, रिलीज को हम क्या बोलते हैं, आज़ाद करने को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस को हम क्या बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हमें इसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए। अब इसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास फ्रीडम, तो इसका सिनोनिम बन जाता है विक्ट्री, फतह होना होता है, रिफॉर्म, इस्लाह करना होता है। इसका सिनोनिम हमारे पास, एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा, कैप्टिविटी होगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ये लास्ट के ऊपर मैं आपको हर वर्ड के कोई 5-7 जो है वर्ड, जो सिनोनिम्स है वो बता दिया करूंगा। आपने क्या करना है, इन सारे वर्ड्स के क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट इनका ले लेना है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। 20 टेस्ट हैं, 20 वर्ड्स होंगे, और अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हैं तो बिलीव मी 400 वर्ड्स को विद सिनोनिम्स याद करने वाले हैं। ये इतनी वोकैब होगी जो आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें, आपके पास इतने वर्ड्स आ जाएंगे, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप लेंगे यहाँ तक, तो ये पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और ये था बेटे हमारे पास वर्बल रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2, और उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर नया और अच्छा और इंटरेस्टिंग मिला हुआ होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, तो पूछ लेना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, अपने लिए तो दुआ करनी है, सारे जीम के लिए भी दुआ करनी है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला वर्बल रीजनिंग के मॉक टेस्ट 3 के साथ।